ओके, बुक में देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, वैसे भी कंसेप्ट सीखना है। आवाज़ आ रहा है मेरा? लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? आइसो क्वांट। तो आज आइसो क्वांट के बाद का टॉपिक यानी क्या डिस्कस करने वाले हम लोग? आइसो कॉस्ट, बराबर। नाउ आइसो कॉस्ट इज इवन मोर सिंपल देन आइसो क्वांट। आपने सेम चीज सीखा रहेगा कहाँ पे? इंडिफरेंस कर्व में, याद है? इंडिफरेंस कर्व में आइसो कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो प्राइस लाइन और बजट लाइन के नाम से जाना जाता है, राइट? तो वो चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है। वहाँ पे आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, इसलिए क्या आता है? प्राइस। यहाँ पे आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, इसलिए क्या आता है? कॉस्ट। मैंने आपको बोला था कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है क्यों हम लोगों को बताया जा रहा है? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस, every entrepreneur, every businessman try to have as many as choices possible in their business। यानी हर एक entrepreneur यही सोचता है कि उसके पास मैक्सिमम चॉइसेस हो। क्या हो? मैक्सिमम चॉइसेस। लेकिन ठीक है, आपके पास चॉइसेस बहुत है, लेकिन बिजनेस में ये जो टर्म है जिसके लिए हर बिजनेस काम करता है, क्या है वो टर्म? प्रॉफिट। ये दो चीजों के बीच का डिफरेंस है, आपको मालूम है? हम लोगों को बचपन में ऐसा सिखाया गया कि प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। आज का मॉडर्न बिजनेस इसको एकदम अलग तरीके से देखता है। आज का मॉडर्न बिजनेस इसको रेवेन्यू माइनस कॉस्ट नहीं बोलता। क्या बोलता है? प्रॉफिट इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। दोनों में बहुत फर्क है। प्रॉफिट इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। यानी जितना मेहनत एक ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू बढ़ाने के ऊपर करता है, आज का मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उतना ही ज़्यादा मेहनत कॉस्ट को कम करने के ऊपर करता है। नहीं समझा? क्योंकि पहले का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर था, उनको लगता था कि जब इनकम बढ़ेगी, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ाएंगे, तो क्या बढ़ेगा? हमारा प्रॉफिट। लेकिन पहले आप सिंगल एंटरप्रेन्योर थे, फिर आपके उस पर्टिकुलर बिजनेस प्रोफाइल में लोगों को बहुत ज़्यादा स्कोप दिखा, तो आपके कॉम्पिटिटर्स आने लगे। एक कॉम्पिटिटर, दो कॉम्पिटिटर, 10, 20, 50, 100। आज एक एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ बिजनेस में हज़ारों लोग हैं। और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लाखों लोग हैं। और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, करोड़ों लोग हैं। यानी जो इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, उसमें उतने सारे नए नए एंटरप्रेन्योर्स एंट्री करते हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होने लगता है? कम। तो वैसे इफेक्टिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर पाते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में जो अपने कॉस्ट को कट कर सकते हैं। जो अपने कॉस्ट को क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। जैसा बेस्ट एग्जांपल है हमारे इंडिया में एयरलाइंस का बिजनेस। यानी आपने देखा रहेगा लास्ट 5 साल के अंदर कितने सारे एयरलाइंस बंद हो गए। क्या रीज़न था कि उनको बंद होना पड़ा? बहुत सारे प्राइवेट एविएशंस खुल गए। यानी प्राइवेट एविएशन मतलब समझा ना, दो गवर्नमेंट का था। एक एयर इंडिया इंटरनेशनल सर्विस, एक इंडियन एयरलाइंस नेशनल सर्विसेज। यानी आपको इंडिया के अंदर कहीं भी ट्रैवल करना है बाय एयर तो क्या था? इंडियन एयरलाइंस। इंडिया के बाहर ट्रैवल करना है तो क्या था? एयर इंडिया। एक के बाद एक कंपनी आती गई, कंपटीशन बढ़ा। तो अब ए से बी को अपने पास खींचना है कस्टमर, तो उसने प्राइस कम करना पड़ेगा। ए बी से दोनों से कस्टमर खींच के सी को अपने पास लाना है, प्राइस और कम करना पड़ेगा। यानी जहाँ पे पहले के ज़माने में लोग ट्रैवल करने के लिए 15 से 20 हज़ार खर्चा करते थे, आज मैक्सिमम 3 से 5 हज़ार खर्चा होता है। यानी टाइम टू टाइम एयर फेयर्स कम होते गए, बराबर। पहले ऐसा बोलते थे कि फ्लाइट से ट्रैवल सिर्फ वही कर सकता है जो बहुत अमीर है। आज ऐसा कुछ नहीं है, बराबर। यानी अगर आप देखोगे तो आपके ट्रेन के एसी कोचेस के कॉस्ट और फ्लाइट के कॉस्ट ऑलमोस्ट क्या हो चुके? सेम हो चुके। मैक्सिमम बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया तो 1500 का डिफरेंस आता है। लेकिन इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया
और उसके बाद अगर हम कॉस्ट बढ़ाते हैं तो हमारा बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसा इंडिया का एक टाइम पे सबसे प्रीमियम एयर सर्विस प्रोवाइडर था कौन? किंगफिशर, बराबर। लेकिन उसके बंद होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कि उसने फोकस किया था मिडिल क्लास कंज्यूमर पे। किस पे? मिडिल क्लास कंज्यूमर पे। कौन है मिडिल क्लास कंज्यूमर? हम लोग। लेकिन उसने जो सर्विसेज प्रोवाइड करी वो एकदम प्रीमियम क्लास थी। तो आप कम पैसे में इतना ज़्यादा सर्विस नहीं दे सकते हो सकता है कि आप लोगों के अंदर हैबिट इनकलकेट कर रहे थे, आदत बना रहे थे, किस चीज़ की? फ्लाइट से ट्रैवल करने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बराबर। आपने पायलट बेस्ट ढूंढे, कैबिन क्रू बेस्ट ढूंढा, सारे स्टाफ्स बेस्ट ढूंढे, लेकिन उनको पे करने के लिए आपके पास बेस्ट पैकेज भी होना चाहिए, तो आपने बेस्ट पैकेज भी दिया। लेकिन उनको पैकेज पे करने के लिए लॉन्ग रन में आपके पास उतना रेवेन्यू भी जनरेट होना चाहिए, जो रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है, समझ में? वहीं पे आपने इंडिगो का नाम सुना रहेगा, और इंडिगो जैसी और एक दो कंपनीज है जो अब भी सर्वाइव कर रही हैं, एंड दे आर इन प्रॉफिट। नाउ द बिग क्वेश्चन अराइजेस, हाउ दे आर इन प्रॉफिट? बिकॉज दे आर एक्सीलेंट एट मैनेजिंग देयर कॉस्ट। दे आर एक्सीलेंट एट मैनेजिंग देयर कॉस्ट। डीमार्ट, बराबर। सो when DMart started, it was like a ordinary किराना स्टोर इन द माइंड ऑफ पीपल, कि एक किराना जनरल स्टोर जैसा है डीमार्ट। लेकिन देखते देखते डीमार्ट इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल चेन स्टोर बन गया, जबकि उससे पहले ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड रिटेल चेन स्टोर था बिग बाज़ार के नाम से, बराबर। लेकिन वो उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा बन गया, बराबर, एंड स्टिल फर्दर एक्सपांडिंग। लोग बोलते हैं कि अब कितना एक्सपांड होएगा, अभी तो उसने ज़्यादा सिटीज़ को कैप्चर ही नहीं करा। उसका मेन बिजनेस किधर है? महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात। अभी वो धीरे 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 क्या हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स में जाएगा। तो अभी मोर देन हम लोग बोल सकते हैं 10 पॉपुलर सिटीज़ है उसके पास, जिसमें वो अपना बिजनेस को और क्या कर सकता है, एक्सपांड। तो अभी आप सोचो कि मार्केट में बाकी सभी लोगों से सस्ते दाम में गुड्स बेचकर कैसे प्रॉफिट कमाता है, तो उनका मेन फोकस किस पे होता है? कॉस्ट पे, समझ रहे हो? सो व्हाई कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट? सो दिस इज द रीजन व्हाई कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट। यू कैन बाय एनीथिंग, बट बिफोर बाइंग एनीथिंग वी हैव टू लुक इनटू आवर पॉकेट, बराबर। पिज़्ज़ा खाने का मन किया, लेकिन अगर जेब में वड़े पाव के पैसे है तो, बराबर। अल्टीमेटली क्या, भूख लगी है, पेट भरना चाहिए, तो खाने का तो बहुत कुछ मन करेगा, लेकिन खाएंगे क्या? जो हमारे बजट में फिट बैठेगा। तो बस ये कॉस्ट भी वही बताता है कि आपके सामने ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन आपको देखना है कि आपके बजट में क्या बैठता है। या अगर 10 चीज़ें आपके नज़र के सामने हैं और वो 10 की 10 चीज़ों से आपका काम हो जा रहा है, तो आपने वो चीज़ ढूंढना है जिसमें आपका खर्चा सबसे कम लगे, इफ़ यू आर अ गुड बिजनेसमैन। तो आइसो कॉस्ट लाइन आपके सामने दो फैक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट करता है, जिसको आप दिए गए पैसे से खरीद सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल यू हैव 100 रुपीज, हाउ मच? 100 रुपीज, एंड यू हैव टू बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इनपुट्स। आपको 2 इनपुट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस खरीदने हैं। आपके एक इनपुट का नाम है और दूसरे इनपुट का नाम है, आपका x 20 रुपए का है और y 10 रुपए का। एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, बराबर। अगर आपने पूरा का पूरा 100 रुपए x पे खर्चा कर दिया, पूरा 100 रुपीज, तो आपको कितना यूनिट ऑफ x इनपुट मिलेगा? पक्का? सो वी विल गेट 5 यूनिट ऑफ x, एंड हाउ मच यू विल गेट ऑफ y? वेरी गुड। Now if you want to buy टू यूनिट ऑफ y, तो x कितना मिलेगा आपको? समझा कैसे? तो y 10 रुपए का, 2 y ले लिया, 20 रुपए खर्च हो गया, 80 रुपए बचे। उससे हमने क्या लिया? 4 यूनिट ऑफ x। नाउ इफ यू वांट टू बाय 4 unit of y,
if you want to buy 4 unit of y, how many x you can buy? If here you want to buy 6, here if here you want to buy 8 और पूरा पैसा y पे खर्चा किया तो 10y मिलेगा, लेकिन x क्या रह जाएगा? 0। तो यहां पे आपको एक चीज दिखेगा, क्या दिखेगा मालूम है? आपको इस शेड्यूल में उस चीज को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन अगर आप इसका नेचर देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगा इस टेबल में. हियर वी हैव कांस्टेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. एवरी टाइम वी हैव सैक्रिफाइस्ड 1 यूनिट ऑफ x टू हैव 2 यूनिट ऑफ y. दिख रहा है? पहले 5 था, तो जैसे ही ये 5 से 4 हुआ, ये 0 से कितना हो गया? 2. फिर वो 4 से कितना हुआ? तो ये 2 से कितना हो गया? फिर वो 2 से कितना हुआ? तो ये 6 से कितना हो गया? तो जैसे जैसे वहां पे एक एक यूनिट कम होते गया, यहाँ पे 2-2 यूनिट बढ़ते गया. तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कैसा है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कैसा है? कांस्टेंट. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कैसा है? तो अगर हम लास्ट लेक्चर की बातों को याद करें, तो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट आइसोकॉन्ट्स देखे थे, याद है? देखा? कांस्टेंट एमआरएस मिला आपको. आप इस कांस्टेंट एमआरएस को ऑब्जर्व करो और इसका डायग्राम देखो. कैसा है ये? स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो बस वही चीज हमने यहां पे भी अपने डायग्राम में बनानी है कि ये हमारा डायग्राम है. ये क्या है? y एक्सिस. ये क्या है? ये हमारा ओरिजिन है. अब मैंने एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर देना है. ये लाइन क्या हो जाएगा मेरा? आइसो कॉस्ट लाइन. बराबर. एट दिस पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट. एट दिस पॉइंट व्हाट वी कैन सी, वी आर यूजिंग ओनली वन इनपुट, विच कौन सा एक्सिस है? आपके पास 2 इनपुट है, एक है y और एक है x. तो ये जो पॉइंट है, यहां पे सिर्फ आपके पास कौन सा इनपुट रहेगा? और ये पॉइंट पे सिर्फ क्या रहेगा? नाउ लेट्स मेक इट मोर डिफिकल्ट. नॉट डिफिकल्ट बट मेक इट मोर कंफ्यूजिंग. डिफिकल्ट नहीं है, तो हम इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाते हैं. बराबर? सुमित समझ रहा ना? हाँ. तो ये कंफ्यूजिंग कैसा बनाएंगे वो देखो. हाउ वी विल मेक इट कंफ्यूजिंग. व्हाट इफ द वैल्यू ऑफ वन इनपुट चेंज? What if value of one input will change? Let's take an example that this is your original ISO cost line. यह आपका ओरिजिनल आइसो कॉस्ट लाइन है. बराबर. अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? कॉस्ट ऑफ y remains same. Cost of y remains same and x increases. इधर से चालू हो जाता है एमसीक्यू. कॉस्ट ऑफ y remains same, x increases. यानी y कितने का था? मान लो अगर y हमारा 10 रुपए का था तो 10 का ही है, लेकिन x का भाव बढ़ गया. बराबर. तो क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा क्या होगा? हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. चलो पहले हम यहां पे एक्सिस लिख देते हैं. कोई पूछेगा तो ये मत बोलना कि विक्रम सर ने पढ़ा है, तुम लोग मेरा नाम खराब कर दोगे. अगर y का प्राइस सेम है और x का प्राइस बढ़ गया, सो वी विल बी एबल टू बाय सेम ऑफ y. वी विल बी एबल टू बाय सेम ऑफ y बट लेस ऑफ x.
we will be able to buy same of y but less of x. बराबर. तो क्या देखने को मिला? सेम ऑफ, लेस ऑफ. समझा सबको? पक्का? अब इसको और भी घुमा सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा अब इसके साथ क्या क्या हो सकता है. बराबर. जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ एक्स remains same and cost of y increases. बराबर. अभी सबको समझ में आ गया क्या होगा इधर. हाँ. तो ये हो गया हमारा नॉर्मल आइसो कॉस्ट. बराबर. अब अगर मैंने ये बोला है कि x कांस्टेंट है तो ये x को मैं इधर ही फ्रीज कर दूंगा, यानी x मेरा इधर से हिलने वाला नहीं है. y महंगा हो गया यानी y मैं पहले से कम खरीद पाऊंगा. x तो मुझे उतना मिल जाएगा जितना मिल रहा था, लेकिन y पहले से कम मिलेगा. तो अब मैंने एक नया लाइन ड्रॉ करना है जिसमें y का क्वांटिटी मैंने क्या कर देना है? कम. बराबर. तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? सेम ऑफ x बट लेस ऑफ y. समझे? कितना इजी है ना. मैंने बोला था इजी है लेकिन कंफ्यूजिंग है. क्यों कंफ्यूजिंग है? तो आपको इसमें और जंबल करेंगे चीज़ों को, ऐसा जंबल करेंगे कि आपका सिर दुखना चाहिए थोड़ा सा. बराबर. क्या जंबल करेंगे? तो देखो, cost of y decreases and cost of x increases. एक इनपुट सस्ता कर दिया, एक इनपुट महंगा कर दिया. तो कभी घबराने का नहीं. ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करने का? बाजू में स्पेस रहता है, पेंसिल लेने का, एक y एक्सिस बनाना है, एक एक्सिस बनाना है. y एक्सिस बना दिया, x एक्सिस बना दिया, एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर दिया जिसको हमने क्या नाम दिया? आइसो कॉस्ट. मेरे को मेरा ओरिजिनल आइसो कॉस्ट मिल गया. अब ये लोग ने जो बोला है मैंने वो फॉलो करना है. क्या बोला है? y सस्ता हो गया यानी नया लाइन में मैं y को ऊपर लेकर जाऊंगा. बराबर. यहां से चालू कर देते, अभी जगह नहीं है तो इतने में ही एडजस्ट कर लेते हैं. तो y को मैंने मतलब पहले से ज्यादा y परचेस कर पा रहा हूं. समझ रहे हो ना? पहले इस पॉइंट पे थे हम, अब हमने दिखाया कि वी आर एबल टू बाय मोर ऑफ y विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी. वी आर बाइंग मोर ऑफ विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी बट लेस ऑफ x. बराबर. तो अब यहां पे आपको बताना पड़ेगा क्या? मोर ऑफ y एंड लेस ऑफ. सबसे अच्छा रहता है क्या मालूम है? दोनों महंगा हो गया, दोनों सस्ता हो गया. वहां पे शिफ्ट पूछते हैं. जब ओवरऑल नहीं समझा, बोथ द इनपुट्स विल बिकम इवन मोर एक्सपेंसिव और बोथ द इनपुट्स विल बिकम इवन मोर चीपर. तो अगर इवन मोर एक्सपेंसिव हो गया तो भी अच्छी बात है, इवन मोर चीपर हो गया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे सीधा क्या आ जाता है? शिफ्ट इन कर्व आ जाता है. यानी अगर मान लो बोलते कि y भी महंगा हो गया और x भी महंगा हो गया, इफ द वैल्यू ऑफ बोथ द इनपुट इंक्रीजेस, इफ द कॉस्ट ऑफ बोथ द इनपुट इंक्रीजेस, तो क्या बोलना है? देयर विल बी अ शिफ्ट, देयर विल बी अ. यह हमारा ओरिजिन. एक नॉर्मल आइसो कॉस्ट हमने बना देना है, सॉरी आइसो कॉस्ट. अब दोनों इनपुट को महंगा कर दिया, पहले से दोनों क्या कर पाएंगे? कम खरीद पाएंगे. बराबर. दिस विल बी IC1. सो व्हाट वी कैन सी? लेस ऑफ y लेस ऑफ x. और यही बढ़ जाता तो ये किधर शिफ्ट होता? अपवर्ड. यानी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से
कम होएगा तो लेफ्ट, बढ़ेगा तो राइट, बराबर। तो कभी भी क्वेश्चन पढ़ा ना तो ऐसे एकदम घबर नहीं जाने का, कंफ्यूज नहीं हो जाने का, गिव योर सेल्फ अ टाइम, बराबर, आराम से एडजस्ट होएगा। अब ये चीज़ें बुक में नहीं है लेकिन कंसेप्ट में है, बराबर, समझ रहे हो ना आप। और ये आप यही सोच के मत पढ़ना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप FY वाले नहीं हो, FY वाले रहते तो अलग बात थी, आप CA के स्टूडेंट्स हो, तो आप हमेशा याद रखो कि आप एक टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो, कितना टॉपिक पढ़ रहे हो, 2। भले आपने दोनों अलग अलग पढ़ा है लेकिन इस बार हम अंडर दिस रिवीजन दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चल रहे हैं। यही सेम चीज प्राइस लाइन में भी पूछ सकता है। व्हाट इफ द बजट ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, या व्हाट इफ द मनी इंक्रीजेस, यानी अगर आपके पास 100 रुपए की जगह पे कितने आ गए, 200 रुपए, तब क्या होएगा। ना X महंगा हुआ ना Y महंगा हुआ, समझ रहे हो, ना X महंगा हुआ ना आपके पास पैसे ज्यादा आ गए, तो क्या बोलोगे, हाँ, इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। और अगर हमारा बजट कम हो गया तो इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स, याद रहेगा, पक्का, ओके। तो जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले थे आइसो कॉस्ट के बाद, जो मेन टॉपिक था वो था हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, एम आई राइट। आपका नाम, अरे मालूम है, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा प्रीति, पहले मुझको आप ये बताओ, विच मार्केट हैव एक्सेस कैपेसिटी, वेरी गुड। गणेश, विच मार्केट हैव एक्सेस कैपेसिटी, गजानन मार्केट, नहीं मजाक करो, पढ़ने वाले नेक्स्ट चैप्टर में, लाइक विच मार्केट हैव एक्सेस कैपेसिटी, सो विच मार्केट हैव एक्सेस कैपेसिटी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑलवेज हैव एक्सेस कैपेसिटी। भूल गए कौन सा एक्सेस, कौन सा एक्सेस, अलग हो गया ना थोड़ा, दिख रहा है आप लोगों को, पक्का, नुकसान होएगा, याद रखना, नहीं दिखेगा तो सिर्फ याद दिलाने के लिए ध्यान दे। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम नहीं चल रहा है, वो एक्सेस कैपेसिटी की बात की ना तो अचानक से याद आ गया, ये क्या है, एवरेज रेवेन्यू, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, द नेचर ऑफ AR एंड डिमांड कर्व ऑलवेज रिमेन्स वन एंड द, बराबर। तो ये आपका Y एक्सिस, ये आपका AR, और दोनों के बीच में जो लाइन जाती है एग्जैक्टली वो क्या होती है, MR, बराबर। दोनों के बीच में से जो लाइन गया वो क्या है, MR। अब आपको एक U शेप्ड कर्व बनाना रहता है, जिनको U शेप्ड नहीं समझता उनको नाइकी का टिक मार्क समझता है। चलो मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, अभी समझा, हाँ। तो ऐसा एक टिक मार्क देना रहता है, इसको बोलते हैं U शेप्ड कर्व, बराबर। किधर से जाएगा, बुक में देखा था थोड़ा ऊपर था, थोड़ा नीचे था, कुछ नहीं, बराबर। सब अंधविश्वास है, सब मोह माया है। आपको क्या करना है, सिंपल सा एक कर्व बनाना है जो U शेप्ड रहेगा, किधर से भी रहे, मैं देखा भी नहीं उसके तरफ, बना दिया, बराबर। इससे अच्छा बना सकता था लेकिन नहीं बना दिया तो बना दिया। अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दिखा, बराबर। इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर हुआ X एक्सिस को, वो होगा आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट, वो होगा आपका इक्विलिब्रियम। और इसी लाइन को हम एक्सटेंड करके लेके जाते हैं AR तक, और ये AR को जहां पे टच करता है वहां पे आपको मिलता है रेवेन्यू,
और इस रेवेन्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पे, बराबर, जो आपका बनता है, बराबर। ये कॉमन प्रैक्टिस है, कॉमन एक्सरसाइज है मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली मार्केट की। अब हम लोग मोनोपोलिस्टिक मार्केट में लॉन्ग रन में क्या कमाते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कमाते हैं? लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट का डिसीजन कैसे होता है? तो आपने एक कर्व सीखा रहेगा, एवरेज कॉस्ट कर्व। कौन सा? एवरेज कॉस्ट कर्व, हर साल पेपर में आता है। इट्स अ यू शेप्ड कर्व, बराबर। सेम ऐसा ही एक यू शेप्ड कर्व हमको बनाना है। तो ये क्या हो गया हमारा? एवरेज कॉस्ट। क्या हो गया ये हमारा? एवरेज कॉस्ट। ये हमारा एवरेज कॉस्ट हमारे एवरेज रेवेन्यू को दिखाइए, यहां पे देखो, हमारे एवरेज रेवेन्यू को और हमारा एवरेज कॉस्ट दोनों कौन से पॉइंट पे एक दूसरे को मिल रहे हैं? आर पे। सो इट शोज दैट ए सी एंड ए आर इज टेंजेंट एट द लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द लाइन ऑफ, उस पे दोनों क्या है? टेंजेंट है। उस पे दोनों क्या है? आर क्यू दिखा, इक्विलिब्रियम लाइन। उस पे ए सी और ए आर दोनों क्या है? टेंजेंट। सो दैट्स द नॉर्मल प्रॉफिट, दैट व्हाट यू कैन सी। बट इफ यू विल रिमेंबर, if you will memorize, if you will recall, which market? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। याद आ रहा है? परफेक्ट कंपटीशन, बहुत सिंपल था। ये क्या था? प्राइस, ए आर इज इक्वल्स टू एम आर, प्राइस इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर। वहां पे भी एक नाइकी का टिक मार्क, जिसको क्या बोलते थे? एम सी। जहां पे कट किया वहां से सीधा लाइन क्वांटिटी दिखा, और एक ए सी बनाते थे हम लोग, जो बराबर इसको टच होके जाता था। यानी यहाँ पे ए सी, एम सी, ए आर, एम आर सब एक ही पॉइंट पे मैच होते थे, सब एक ही पॉइंट पे मैच होते थे। पक्का ये इतना समझा? सही में सबको समझा ना? ए आर, एम आर, एम सी, इक्विलिब्रियम, बराबर, और इवन हमारा ए सी। तो ये आपका जो प्राइस है और ये जो आपका एवरेज कॉस्ट है परफेक्ट कंपटीशन में, ये जो आपका प्राइस लाइन दिख रहा है ना, प्राइस लाइन, ये दोनों एक दूसरे को क्या होके जा रहे हैं? टेंजेंट। क्या होके जा रहे हैं? यहां पे आपको एवरेज कॉस्ट दिखा, वो ऐसा गोल किया ऊपर, एवरेज कॉस्ट दिख रहा है सबको। तो अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन को मेरे दिमाग में लेकर आता हूं और परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, बराबर, जो मेरे एवरेज कॉस्ट को उसके लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? टेंजेंट होगा। जो एवरेज कॉस्ट को उसके लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? टेंजेंट। तो आप देखोगे मेरा एमसी भी एसी को वहीं पे कट कर रहा है। भारी ना? सोचा भी नहीं था ऐसा होएगा, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट होएगा ही होएगा। मार्जिनल कॉस्ट, ये दिखा लाइन, ये, चलो मैं उसका कलर चेंज कर देता हूं। दिख रहा है मार्जिनल कॉस्ट सबको? MC cuts AC from below at its minimum, at its lowest point, और when MC cuts AC, AC is at lowest, जो बोलना है बोलो, कट करा बराबर वहीं पे। यानी परफेक्ट कंपटीशन में ये मेरा इक्विलिब्रियम है, बराबर। तो हर मोनोपोलिस्ट के पास ये पोटेंशियल होता है कि वो थोड़ा प्राइस कम करके थोड़ा आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। दिख रहा है ये Q1, बराबर, एंड देयर बाय स्टिल ही कैन मेक नॉर्मल प्रॉफिट, देयर बाय स्टिल ही कैन मेक नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। तो ये जो उसके पास पोटेंशियल अवेलेबल है जिसको वो यूज़ नहीं कर रहा है,
इस पोटेंशियल स्पेस को हम कहते हैं एक्सेस कैपेसिटी। इसे हम क्या कहते हैं? सो रैदर देन मेकिंग द प्रोडक्शन एट एक्सेस कैपेसिटी, मोनोपोलिस्ट प्रिफर टू प्रोड्यूस लिटिल लेस and love to charge a little higher price, and thereby, even though we don't know, but actually he makes a supernormal profit. नहीं समझे? तो फिर आएगा रिवीजन में, वो तो आज के पेपर में था शायद, इसके लिए मैंने बताया। ओके तो आ जाते हैं हमारे सीक्वेंशियल टॉपिक पे, क्योंकि आज सबसे ज़बरदस्त टॉपिक हम लोगों को सीखना है। ये नहीं, ये मज़ा नहीं है इसमें, कुछ नहीं, एकदम नकली टॉपिक है। असली है कौन सा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो तुमको याद हो जाएगा वो, मेरा गारंटी है। तो अभी ये सीख लेते, अभी है तो क्या करेंगे? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, हम इसको अलग अलग नाम से बुला सकते हैं। किसको? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को। सो व्हाट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एंड विथ व्हाट डिफरेंट नेम्स वी कैन कॉल इट? तो दो नाम है मेरे पास, और भी हो सकता है किसी ने बनाया रहेगा अपने हिसाब से, तो लेकिन दो नाम मेरे पास है। एक मैं इसको कहता हूं आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, कहीं कहीं पे एस के जगह पे जेड भी लिखते हैं, डिपेंड्स अपॉन विच इंग्लिश यू आर यूजिंग, यूके और यूएस, बट दोनों सही है। आउटपुट मैक्सिमाइजेशन एंड दूसरा होता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन। तो आप चाहे कॉस्ट मिनिमाइजेशन बोलो चाहे आउटपुट मैक्सिमाइजेशन बोलो, बात एक ही है। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स प्रोड्यूसर्स, लेकिन दोनों का फंडा अलग है। बराबर? क्या फर्क है? कृष्णा बताएगा अपने को। कृष्णा, बाल एक नंबर है ना। हाँ, क्या डिफरेंस है? देख, कॉस्ट मिनिमाइजेशन मतलब उदय भाई, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, मतलब पैसे का कमी नहीं है, पैसे का कमी नहीं है। तो डायलॉग किधर बैठेगा, आउटपुट में या कॉस्ट में? वेरी गुड, किधर बैठेगा? आउटपुट में। यानी बात पैसे का नहीं है, पैसा बहुत है अपने पास, लेकिन एट द सेम टाइम अपन बिजनेसमैन भी है। पैसा बहुत है मतलब ऐसे नहीं टेरिस पे खड़े रह के फेंकने का नीचे मेरे को। इफ आई वॉन्ट टू मेक अ प्रोडक्शन, आई हैव टू मेक इट श्योर दैट आई शुड स्पेंड द लोएस्ट मनी पॉसिबल। बात सही है, पैसा बहुत है, लेकिन अगर मैंने 100 यूनिट ही बनाना है तो एज अ बिजनेसमैन मैंने सोचना पड़ेगा कि वो 100 यूनिट कम से कम खर्चे में कैसे मैं बना सकता हूं। बराबर? तो जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग देख रहे हैं आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। क्या देख रहे हैं? आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। where we have y axis and x axis. यहां पे हमने क्या करना है, एक हमारा आउटपुट फिक्स है, तो ये हो गया मेरा आइसोकॉन। मीन्स आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस ओनली 100 यूनिट्स, नॉट इवन मोर देन 100, नॉट इवन लेस देन 100। जो मैक्सिमम आउटपुट मैंने प्रोड्यूस करने के लिए सोचा है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है? 100। बराबर? क्योंकि हर एक बिजनेसमैन का एक लिमिटेड शेयर ऑफ मार्केट होता है और वो उतना ही बनाता है, उससे ज़्यादा नहीं बनाता। तो अब एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपने अपना आउटपुट तो डिसाइड कर लिया कि आप कितना प्रोड्यूस करोगे, लेकिन अब आपको देखना है कि ये आपके कॉस्ट में कैसे बैठ रहे हैं।
So we have various possibilities. So same thing can be produced at a cost of IC 1. Same can be produced at a cost of IC 2. Same can be produced at the cost of IC 3, and same can be produced at the cost of क्या? It cannot be produced at the cost of IC 4. बराबर, हर वो पॉइंट पे प्रोडक्शन पॉसिबल है जहां पे ये लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. 1, 2, 3, 4 एंड 5. मैंने उसको इस तरीके से इसलिए रखा है क्योंकि आपको दिखे. बराबर, तो आप यहाँ पे जब आप डायग्राम ऑब्जर्व करते हो तो आपको नाम लिख के दिया रहता है, ABCDE, किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो, या ABCD बाद में ही. बराबर, तो यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट है. So we have these 5 points A, B, C, D and E. Now where I have written IC 1, 2, 3, 4, अब उसको मैं एक प्रॉपर ऑर्डर में डाल देता हूँ जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा. मान लो यहाँ पे 100 रुपया लगेगा, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300 और यहाँ पे 400. दिख रहा है नीचे सबको? डिफरेंट कॉस्ट, 100, 200, 300 एंड 400. So these are the 4 different possible cost. बराबर. अब अगर मैं पॉइंट ए पे प्रोडक्शन करता हूं, मिला? ये 5 पॉसिबल पॉइंट है जो हमने लिखा ना वहां पे. अगर मैं पॉइंट ए सिलेक्ट करता हूं या पॉइंट ई सिलेक्ट करता हूं जो है मेरा IC 400, तो उस यूनिट को बनाने के लिए मैंने मेरे जेब से कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? 400 रुपए. If I am selecting point B and point D, चिराग रोशन हो जा भाई. If I am selecting point B and point D, तो कितना खर्चा करना पड़ेगा? And at point C, 200. So I have 5 different options available with me, but I am going to select that point where the ISO cost and ISO quant is tangent to each other, and that is point C. That is point C. बराबर. क्यों ये पॉइंट सिलेक्ट किया? Because here price of capital to a price of labor is equals to a TK upon TL, total quantity of capital to a total quantity of labor. ऐसा कुछ पढ़ा है MRS of XY? उधर पढ़ा रहेगा इंडिफरेंस में, MU of X upon MU of Y is equals to P of X upon P of Y. कुछ याद आया? हाँ, तो वैसे ही इधर भी एक चलता है, PK upon PL is equals to TK upon price of labor to a price of capital is equals to total quantity upon labor to a total quantity of capital. हालांकि ये नहीं दिया जाता है, आपको यही दिया जाता है. कहाँ पे? इंडिफरेंस कर्व में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में. MRS of XY is equals to MU of X upon MU of Y is equals to PU of X upon PU of Y. ऐसे रहता ना? याद नहीं है. चलो कोई बात नहीं, आपको ये समझ में आया. The best point to produce is the point where we have tangency. Where we have tangency. तो ये तो हो गया आउटपुट मैक्सिमाइजेशन. दूसरा आ जाता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन, यानी जब बजट कंस्ट्रेंट रहता है, यानी पैसा ज्यादा नहीं है, आई हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, आई डोंट हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. तो जब मेरे पास मनी कंस्ट्रेंट है, जब मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल नहीं है, बराबर, कि मैं कुछ भी प्रोड्यूस कर सकूं, मेरा बजट लिमिटेड है, तो वहां पे क्या होगा?
वहां पे आपके पास प्राइस लाइन या बजट लाइन या आईसो कॉस्ट लाइन क्या होगा? सिंगल। नाउ दिस इज आवर आईसो कॉस्ट। इतना ही पैसा है हमारे पास, अब इसमें जो मिल जाए सब चलेगा। सो हियर वी कैन प्लेस बजट। So with the same amount we can produce this IC1, with the same amount we can produce at this level IC2, with the same amount we can produce at IC, and at the same amount we can produce at IC क्या 4। बराबर है ना? पक्का कुछ गलत नहीं है ना? गलत? IQ यूज करो, IQ को। बहुत जन सो रहे हैं, नींद आ रहा है एकदम, लगता है रात को बहुत पढ़ाई की, आउट ऑफ आने वाला एग्जाम में। पढ़ा ना सबने? अभी शाम को मार्क्स पता चल जाएगा, डोंट वरी। तो IQ1, IQ2, IQ3 and IQ। Now here also we have same one and the same thing. How many possible points? 1, 2, 3, 4 and 5. We can see that there are 5 points जहाँ पे हमारा आइसो कॉस्ट और आइसो कॉन्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी वो लोग एक दूसरे को टच करते हैं वो सब पॉइंट आपके बजट में बैठने वाला है। बराबर? यानी आप इसी पैसे से 100 यूनिट भी बना सकते हो, 200 यूनिट भी और 300 यूनिट भी। वी हैव डिफरेंट पॉइंट्स A, B, C, D एंड। बराबर? अगर मैं पॉइंट A सिलेक्ट करता हूं या पॉइंट B सिलेक्ट करता हूं तो आप उस डायग्राम को ऑब्जर्व करो, आप कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो? 100 यूनिट। लेकिन वहीं पे अगर मैंने पॉइंट C या पॉइंट D सिलेक्ट किया, मिला सेकेंड, तो मैं कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा हूं? बट इफ आई एम सिलेक्टिंग पॉइंट E, what will be the quantity that I will be producing? And what about IQ4? It is beyond capacity. बराबर? तो यहां पे बेस्ट पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, where isocont and isocost is tangent to each other, where isocont and isocost is tangent to each other. पक्का समझा ये सबको? कंफर्म? चलो, वेरी गुड। अब आपके थियरी ऑफ प्रोडक्शन में जो मेन चीज आती है आपके नेक्स्ट यूनिट से स्टार्ट होती है, उसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्या नाम है? पढ़ा है सबने? चलो फिर पूछते। आज तो पढ़ के ही आए रहोगे, रट्टा मारा रहेगा। या जय माता दी? क्या मतलब, पेपर कैसा था? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो? क्या दुबे जी, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 100? अच्छा, कितना अभी गिन रहे हो? गिनो गिनो। 50 में से सिर्फ 35? अच्छा, तो आइए देखो, देयर आर 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स, one is short run, another one is, and these 2 different time periods are almost impossible to define. लोग बोलता है कि हम डिफाइन कर सकते हैं, बट मैं बोलता हूं हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों मालूम है? if we will talk about seconds, they are shorter than the minute, minutes are shorter than the hour, hour is shorter than the day, day is shorter than the week, week is shorter than, and month is shorter than, year is shorter than decade, decade is shorter than, बराबर?
So there is a comparison of a time period, but there is no any precise definition for a time period. So we have basically two different production functions. बहुत सारे मतलब बेहिसाब प्रोडक्शन फंक्शन है, लेकिन इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड देर आर टू पॉपुलर प्रोडक्शन फंक्शंस which is given in our syllabus. One is known as short run production function, another one is known as long run production function. तो जो short run production function है उसको कहा जाता है law of variable proportion. जो short run production function है उसको क्या कहा जाता है law of variable, और जो long run production function है उसको कहा जाता है law of returns to scale. Law of returns to scale. So right now we are going to discuss about law of variable proportion. अब law of variable proportion को सीखने से पहले आपको याद रखना है it relates to short run, or it is a short run production function. बराबर, whenever there will be a short run, at least one factor is fixed. बराबर, at least one factor is, या कई बार अगर उसको टेक्निकली बोला जाए, बराबर, कीपिंग ऑल द फैक्टर्स कांस्टेंट एक्सेप्ट वन, ऐसा भी बोला जाता है कि हमने सारी चीजों को कांस्टेंट कर दिया सिर्फ एक को छोड़ के. बराबर, एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड, और गिवन ऑल फिक्स्ड फैक्टर. भाषा है ये अलग प्रकार की, लेकिन मतलब एकदम सिंपल है. बराबर, इधर इंग्लिश के साथ खेल दिया. गिवन ऑल फैक्टर, गिवन ऑल फिक्स्ड फैक्टर एक्सेप्ट वन. अभी आधे लोगों को सोचे क्या लिखा है यहाँ पे. गिवन मतलब कांस्टेंट, गिवन ऑल फिक्स्ड फैक्टर. बराबर, तो सारे के सारे फैक्टर फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, एक को छोड़ के, एक को छोड़ के. या तो कम से कम एक फैक्टर फिक्स होगा, या तो सारे फैक्टर फिक्स होंगे, एक वेरिएबल है, लेकिन एक फिक्स होना जरूरी है, क्योंकि फिक्स नहीं होगा तो लॉ का एप्लीकेशन देखने को मिलने वाला नहीं है. State of technology is constant. State of technology remain constant. तो अब आ जाते हैं मेन चीज पे, जो हमारे लिए एकदम बोलते ना इंपॉर्टेंट रहेगा. इस लॉ का डेफिनेशन. बराबर, इस लॉ का डेफिनेशन, उसको शॉर्ट एंड कंसाइज में आपको मैं बताता हूं. इफ we will apply more and more quantity of variable inputs. If we will apply more and more quantity of variable inputs on a fixed input, if we will apply more and more quantity of variable input on a fixed input, the marginal productivity, इधर देखो, the marginal productivity, what is marginal productivity? Additional contribution made by an additional unit of variable input. क्या बोलोगे, बोलो. Additional contribution made by an additional unit of variable input. One more time. Additional contribution made by
यानी जो वेरिएबल इनपुट है ना, उसके एक नए यूनिट ने जो नया कंट्रीब्यूशन दिया वो है हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, बराबर। तो यहां पे मैं कॉमा दे देता हूं जिससे समझ में आ जाएगा कि यहां से रिलेट नहीं कर रहा है, समझने की बात है। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल इनपुट, the marginal productivity of variable input will eventually decline if we will, एकदम सिंपल भाषा में लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो, if we will apply more and more quantity of variable input, यानी अगर हम वेरिएबल फैक्टर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं दिए गए लिमिटेड फिक्स्ड इनपुट पर, तो वो जो वेरिएबल इनपुट है उसका जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है वो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी वो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे? द मेजर क्वेश्चन, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? सो वी विल ट्राई टू फाइंड आंसर फॉर दैट। ये इतना समझा? तो अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग कुछ टर्म्स और कंसेप्ट्स पहले देख लेते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, मुझे मालूम है। पहला टर्म है क्या? टोटल प्रोडक्ट। पहला टर्म क्या है? टोटल प्रोडक्ट। सो व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट? टोटल प्रोडक्ट, इसमें क्या है मतलब? टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल प्रोडक्ट, ऐसे ही बोलेंगे ना। फिर बोलो। sum total of marginal product. What is total product? In short, पूरा डिटेल में भी जा सकते हैं बट इतना काफी है हमारे लिए। सम टोटल ऑफ और टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय गिवन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट, बट बेस्ट विल बी सम टोटल ऑफ। सो टीपी इज इक्वल्स टू सिग्मा। हाँ, उसके बाद आता है हमारा क्या? मार्जिनल प्रोडक्ट। इट रेफर्स टू एडिशन मेड टू, याद करो यूटिलिटी, एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी, याद है? तो वैसा एडिशन मेड टू टोटल प्रोडक्ट बाय एडिशनल वेरिएबल इनपुट, बाय एडिशनल। तो जो एडिशनल वेरिएबल इनपुट ने हमारे टोटल प्रोडक्ट में एडिशन किया है, उस एडिशनल प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट। सो एमपी इज इक्वल्स टू टीपीएन माइनस, ये भी पुरानी बात है। तीसरा आ जाता है एवरेज प्रोडक्ट। सो व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। किसका क्वांटिटी? मेरा गुड्स प्रोड्यूस कर रहे उसका ना। किसका क्वांटिटी? जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, पक्का तुम लोग नाम खराब करोगे। वेरिएबल इनपुट्स का। किसका? हाँ, टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्ट और क्यू का मतलब वेरिएबल इनपुट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, मत समझ लेना घर पे जाने के बाद। इसका मतलब क्या रहेगा? वेरिएबल इनपुट्स। समझे? तो अब एक रैंडम टेबल बनाते हैं, या इसको हम दूसरी जगह बनाते हैं। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, चलो अच्छी बात है।
सो वी विल गोइंग टू मेक अ काइंड ऑफ शेड्यूल, एक शेड्यूल बनाने वाले हम लोग, काइंड ऑफ शेड्यूल वी कैन से, जिससे आपको थोड़ा बोलता ना आइडिया मिल जाएगा। तो चलो हम लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ 3 ही चीज़ रखते हैं। क्या? लेकिन एक चीज़ ऐड करना ज़रूरी हो गया, वरना आपको टेबल नहीं समझ में आएगा। दिख रहा है, लाइन दिख रहा है सबको? तो पहला जो कॉलम है उसमें मैं रख देता हूं क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट्स। दिख रहा है आपको? क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट्स, बराबर। उसके बाद हम लोग बिठा देते हैं किसको? टोटल प्रोडक्ट। उसके बाद हम ले लेते हैं एवरेज प्रोडक्ट, और लास्ट में तो अगर हम लोग इस लिखे हुए डेफिनेशन को देखें तो लास्ट में एक वर्ड दिख रहा है आपको, एक नहीं 2 वर्ड लास्ट में, देखो जरा, थोड़ा जोर से बोलो, क्या लिखा है? इवेंचुअली। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंचुअली डिक्लाइन? पहला थोड़ा, लेकिन बाद में फिर, तो पहले ऊपर जाएगा और बाद में आखिरी में नीचे आएगा। सो वी विल पुट द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट्स एज देखते हैं, अगर साथ में काम हो गया अपना तो आगे नहीं जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर उसको आगे एक्सटेंड करेंगे। अब यहां पे है मार्जिनल प्रोडक्ट, सबसे मेन चीज, बराबर। कहीं से कुछ रट्टा मार के नहीं आना है आपको। ऐसा एग्जाम में भी अगर गलती से FY का ऑफलाइन हो गया तो जाके लिख देना। अब आपको मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है, पहले पे मान लो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, आपने प्रोड्यूस कर दिया 80 यूनिट, रैंडम नंबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने जब अकेले प्रोडक्शन किया तो आपके पास कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं था, यानी आप एक तरीके से सोल ट्रेडर की तरह ऑपरेट कर रहे थे, और यू आर ऑपरेटिंग एज अ सिंगल पर्सन हु इज लुकिंग टुवर्ड्स एवरीथिंग। तो अकेला एक बंदा अगर सारी चीजों पे फोकस कर रहा है, अकेला एक बंदा अगर सारी चीजों पे फोकस कर रहा है, तो उसका एफिकेसी, एफिशिएंसी, या फिर जो उसका प्रोडक्शन देने का पोटेंशियल है वो उतना नहीं रहेगा, वो उतना नहीं रहेगा, बराबर। लेकिन जैसे ही उसके साथ और एडिशनल लेबर ऐड होने लगते हैं, जैसे ही उसके साथ और एडिशनल लेबर क्या होने लगते हैं, ऐड होने लगते हैं, तो क्या देखने को मिलता है कि उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क आ जाता है। और वो डिवीजन ऑफ वर्क क्या क्रिएट करता है? स्पेशलाइजेशन। क्या क्रिएट करता है? इसीलिए इनिशियल फेज में बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, there is a specialization, and because of that specialization we can see that firm will experience a increasing marginal product। 90, 100, देखा पहले वाले ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 80। दूसरे वाले ने कितना कंट्रीब्यूट किया? तीसरे वाले ने उससे भी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। चलो और ज्यादा बढ़ाते हैं, मीन्स द सेकेंड वन प्रोड्यूस 10 यूनिट मोर, उसके बाद वाले ने 20 यूनिट उससे भी ज्यादा प्रोड्यूस करके दिखाया। सो हियर व्हाट यू कैन एक्सपीरियंस, यू कैन एक्सपीरियंस
इंक्रीजिंग। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपका आउटपुट तो बढ़ रहा है, लेकिन अब वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, लाइक 110, देन अगेन इट ड्रॉप डाउन टू 90, और 30 यूनिट कम कर दो, कितना हो गया 60, और कितना हो गया 60, अब और 40 यूनिट कम कर दो, कितना हो गया, इधर क्या हो गया 0। यानी अब आप अपने ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंच चुके हो। इससे ज़्यादा प्रोड्यूस करके कुछ मतलब, अगर आप इससे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो तो ज़बरदस्ती है। वो वही बात हो जाएगा मैनेजमेंट थियरी का, टू मैनी कुक स्पॉइल द सूप। इसके बाद आप देखते हो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या देखते हो? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स वी हैव अ लिमिटेड फिक्स फैक्टर, वी हैव अ लिमिटेड फिक्स फैक्टर। So on a given fixed input, we can apply variable input only up to a certain extent. लेकिन अगर उससे ज़्यादा वेरिएबल इनपुट्स हो गए तो बाद में हम लोगों को उसका नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? नेगेटिव रिटर्न्स। वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। अगर 100 लेबर में से 20 आइडल बैठे तो बाकी 80 का भी काम करने का मन नहीं करेगा। वो बोलेगा ये लोग क्यों खाली बैठे, मैं काहे को काम करूं। तो यहां पे वही सिचुएशन अराइज होता है कि अगर इसके बाद भी लेबर एक्सटेंड होता है, देयर वी विल एक्सपीरियंस व्हाट? नेगेटिव रिटर्न्स। अब यही चीजों को मिला के हम क्या बना सकते हैं? एवरेज प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट। चलो अभी टोटल प्रोडक्ट आएगा बनाने, आपको आएगा? क्या आता है पहले से? सेम एज इट इज 80 प्लस 90, बोलो अपना मैक्स अच्छा नहीं है। 170 प्लस 120, 290 प्लस 110, 5। कैल्सी लाया क्या तुम लोगों ने? चलो कुछ तो अच्छा किया। कितना कैल्सी लाया? 1 या 2? लटकोगे एग्जाम में तुम लोग। ओके, फर्स्ट एज इट इज 80, दूसरा वाला 85, तीसरा 96 पॉइंट, उसके बाद फिर फिर 60। ये वाला इजी था। तो चलो अभी ये तो हमने बना दिया। अब ये हमारे सामने सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव, बराबर। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड, तीनों चीजें रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन इसको डायग्रामेटिकली हमने ऑब्जर्व करना है। नहीं जान दो, ऐसे ही अच्छा है। आजा भाई।
तो अब ये डायग्राम आपका एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बड़ा रहेगा और यहीं पे ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी इन शॉर्ट समझा ना मैंने क्या किया? डायग्राम बनाया, बराबर। लेकिन ये डायग्राम इस तरीके से बनाया गया है कि आपको दो अलग फ्रेम दिखेगा। पूरा दिख रहा है आपको? तो आप पहले, मैं एक नॉर्मल कर्व बना रहा हूं, बराबर। दिस इज व्हाट आई विल नेम दिस एज एवरेज प्रोडक्ट। दिखा सबको? विजिबल टू एवरीवन? आप लोगों को दिख रहा है? क्या है ये? एवरेज प्रोडक्ट। क्या है ये? एवरेज प्रोडक्ट। तो मैंने इस कर्व को नाम दिया एपी बिकॉज इट्स अ एवरेज प्रोडक्ट। अब उसके बाद मैं एक और कर्व बनाने वाला हूं, क्या नाम दिया इसको हमने? दिख रहा है सबको? दिस इज आवर मार्जिनल प्रोडक्ट, बराबर। तो ये दोनों के बीच में बहुत सारा रिलेशनशिप अराइज होता है। किसके बीच में? एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। बट फिलहाल उससे पहले अभी हमारा डायग्राम इनकम्प्लीट है, बराबर। पहले हमने हमारे डायग्राम को क्या करना है? कंप्लीट करना है। नहीं समझा ना? मैंने सिर्फ एक मार्जिन क्रिएट किया अपने डायग्राम बनाने के लिए। ये इसका पीक पॉइंट है। किसका? मार्जिनल प्रोडक्ट का। इसके पीक पॉइंट पे भी मेरे को एक सपोर्ट चाहिए, समझ रहे हो? तो अब मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छे से बन सकता है। तो हम लोग बना रहे हैं हमारा टोटल प्रोडक्ट, ओके। तो अभी हमारा पूरा डायग्राम प्रिपेयर हो चुका है। दैट इज एपी, एमपी एंड व्हाट? सबको विजिबल है? दिस इज टोटल प्रोडक्ट, दिस इज एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, बराबर।
अब यहाँ पे हम लोग स्टेजेस डिवाइड करते हैं। अभी आप सोचोगे कि सर आपने ये क्यों बनाया था, ये यहाँ पे मैंने लाइन बनाया था ना, तो आपको मैं याद दिलाता हूँ, आपने पढ़ा है, सिर्फ आपको याद नहीं आ रहा है। तो अगर आप इस लाइन को याद करो, जिसको मैंने थोड़ा ऐसा काट दिया, दिख रहा है आपको? सो दिस इज अ पॉइंट ऑन द टोटल प्रोडक्ट। क्या बोलोगे? दिस इज द पॉइंट ऑन, फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? दिस इज द पॉइंट ऑन, बराबर, परपेंडिकुलर टू विच वी हैव अ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी, बराबर। जहां पे एमपी मैक्सिमम है, वहां से मैं एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करता हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, बराबर। मुझे मतलब इस पॉइंट से द, क्या भाई बहुत चैटिंग चालू है आजकल, पढ़ाई तो नहीं है। जब इंसान सोते सोते हंसते रहे तो मतलब समझ जाने का। चलो कोई बात नहीं, नसीब है तेरा लॉकडाउन में है क्या। चलो देखो, हाँ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट ऑन टोटल प्रोडक्ट। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? पॉइंट ऑन टोटल प्रोडक्ट। सो दिस इज आवर पॉइंट, perpendicular to which we can see that marginal product is maximum, perpendicular to which we can see that marginal product is, समझे? that point is known as point of inflection, that point is known as point of, बराबर। why it is known as point of inflection? So point of inflection is a point on total product perpendicular to which marginal product is maximum. MCQ में पूछता है हर 2-3 साल में एक बार। अच्छा, थैंक यू। At which marginal product is, अब इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों कहते हैं? तो आप देखोगे अगर, तो वहां तक आपको स्लोप का कर्व एकदम ऐसा दिखा, उसका थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, दिख रहा है? इसके बाद थोड़ा सा मैंने उसको सॉफ्ट कर दिया यहां तक, लेकिन कैसा क्या, एकदम ऑलमोस्ट वर्टिकल टाइप। इसलिए हमने उसको थोड़ा सा अंदर से ऐसा बाहर जाते हुए दिखाया, उसके बाद उसको थोड़ा सॉफ्ट कर दिया। वहां तक वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, उसके बाद वो क्या हुआ, और उसके बाद वो क्या हो गया, फॉल हो गया। अब हम लोगों ने 3 स्टेजेस बनाने हैं। क्या बनाना है? 3 स्टेज। कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। तो हमारे पास एक स्टेज तो पहले से, सिर्फ उसको कुछ नाम दे देंगे। फिलहाल फर्स्ट स्टेज बनाते हैं। आपको दिख रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, मिला? हमने कलर अलग लेना पड़ेगा, जिससे थोड़ा उसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, क्लासिफाई कर पाएंगे। दिख रहा नहीं ये भी कलर?
ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज, ये क्या हो गया हमारा, बराबर। वहां तक भी आप देखोगे तो ग्रोथ थोड़ा अच्छा है, लेकिन उसके बाद ग्रोथ एकदम फ्लैट होते जा रहा है और फिर फाइनली लास्ट में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो वहां पे हमारा फर्स्ट स्टेज, फिर उसके बाद आता है हमारा सेकेंड स्टेज और बाद में आता है हमारा थर्ड स्टेज, बराबर। तो मैं इस जगह को यूटिलाइज कर रहा हूं लिखने के लिए, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। चलेगा ना? ऊपर और बहुत सारी चीजें मेरे को लिखनी है। तो ये क्या हमारा फर्स्ट स्टेज, फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पर्टिकुलर लाइन। उसके बाद इस लेवेंडर और येलो लाइन के बीच में जो चीज आपको दिख रही है, ये क्या हमारा सेकेंड स्टेज, और येलो लाइन के बाद जो भी बचा वो क्या है। तो ये डायग्राम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के तीनों स्टेजेस को आपके सामने प्रेजेंट करेगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के तीनों स्टेजेस को आपके सामने क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। दिख रहा है आपको ये पूरा डायग्राम एक साथ, पक्का? अब तक जो भी हमने किया वो समझा। अब मेन चीज है, फर्स्ट स्टेज की हम बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज आपने डायग्राम देख लिया ना? ये इतना पार्ट विजिबल है, यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा अच्छे से दिखेगा आपको, आप लोगों को। नहीं दिखा तो बोलना, हम लोग जूम कर देंगे उसको। अगर आप ध्यान से देखोगे, इन द फर्स्ट स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, एंड इवन टोटल प्रोडक्ट इज ऑल्सो। दैट्स व्हाई दिस स्टेज इज नेम्ड एज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हाँ बोलो, एकदम बराबर बोला, थोड़ा आवाज, क्या बोलते हैं इसको? अरे थकेले लोग, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। बराबर। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर यहां पे आपने बोला कि तीनों इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इधर तो हमको मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। नहीं पूछा आपने, मतलब ध्यान नहीं है आपका। देखो तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है? अगर आपने बोला ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, तो यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट इसके लिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वो उसका टेंडेंसी है, पहला चीज। दूसरा, आपके क्वेश्चन को प्रॉपर आंसर देने के लिए, जिससे आप सेटिस्फाई हो सको, वो जवाब ये है कि भले वो डिक्रीज हो रहा है लेकिन वो एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर है। दो मार्जिनल प्रोडक्ट एट द एंड वी कैन सी इज डिमिनिशिंग, बट इट इज स्टिल अबव एवरेज प्रोडक्ट, इट इज स्टिल अबव। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। In the second phase we can see marginal product is falling, average product is falling, and total product is increasing but at a diminishing rate. यानी वो स्ट्रेंथ नहीं है उसके फ्लो में, जैसा पहले देखने को मिला एकदम मस्त गया, वैसा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा उसके फ्लो में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा रिटर्न्स? डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और लास्ट में हमको देखने को मिलता है कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस में चला जाता है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। बराबर, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है? नेगेटिव। सो वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव, एंड इवन वी कैन सी दैट देयर इज अ फॉल इन टोटल प्रोडक्ट, देयर इट इज नोन एज नेगेटिव रिटर्न्स। तो ये तो नाम हो गए उनके, कौन सा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स। तो अब यहां पे एक्सप्लेनेशन में हमने क्या बोलना है?
So in this stage, AP, MP and TP is increasing. बराबर. In this stage, AP, MP and TP is increasing. However, at the end, MP is diminishing, but still above एवरेज प्रोडक्ट. या जगह बचा लेते थोड़ा. बट स्टिल अबव एवरेज प्रोडक्ट. बराबर. और अगर टीपी को मैंने डिस्क्राइब करना है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, total product is increasing at a increasing rate. Now why? तो यहां पे आपको बोलना है because of division of work, specialization and efficiency. तो रीजन यहां पे लिख देते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन. बराबर. और भी बहुत सारे रीजन है, ये मेन रीजन है. दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट रीजन है? द क्वांटिटी ऑफ फिक्स इनपुट इन फर्स्ट स्टेज रिमेन्स मोर देन द वेरिएबल इनपुट. क्या बोला मैंने? द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड इनपुट रिमेन्स मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट. समझे? शुरू में. नाउ वी आर एंटरिंग टू द सेकेंड फेज. अब ये सेकेंड फेज में क्या कहना है हमने? तो यहां पे हमको बोलना है कि यहां पे अलग चीज हमको ऑब्जर्व करने को मिलती है. क्या? हियर एपी एमपी इज क्या? डिमिनिशिंग एंड एमपी इज बिलो एपी एंड एमपी इज बिलो एपी, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के नीचे है. टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट अ टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. टीपी बढ़ रहा है लेकिन कौन से रेट से बढ़ रहा है? डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है. ये समझा? ऐसा क्यों होता है? सोचो, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, उसको उल्टा कर दो. हाँ, बिकॉज क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट्स, क्वांटिटी ऑफ becomes more than before. बराबर. और जब आप बोल दोगे क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट्स बिकम मोर देन फिक्स्ड इनपुट, तो आप पहुंच जाओगे कहां पे? लास्ट वाले कैटेगरी में, नेगेटिव रिटर्न्स. अब यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? हियर AP and TP is diminishing, falling, sloping downward, जो अच्छा लगे आपको. And MP becomes यहां पे भी लिख दिया TP is reason becomes, yes, quantity of variable inputs become much more than quantity of fixed input. When variable inputs become
much more than fixed inputs, and we have no more scope to employ वेरिएबल इनपुट्स, यानी अब और वेरिएबल इनपुट्स को हमारे पास काम पे रखने को कोई स्कोप बचा नहीं है। तो अब यहां पे जब वेरिएबल इनपुट आएंगे तो उनको हम जॉब पे नहीं रख सकते, खाली बैठे रहेंगे, उनको देख के और बाकी लोगों को चिढ़ होएगा, तो हमारे काम का क्वालिटी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बराबर। तो ये पूरा आंसर है, इसमें पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसमें बैठा है। नाउ विच इज द बेस्ट स्टेज टू प्रोड्यूस, सब कोई नहीं बोलेगा नसरीन, कौन सा स्टेज में हमको प्रोडक्शन करना चाहिए, ऐसे ही तुक्का मारो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नहीं प्रोडक्शन। आप बिजनेसमैन हो, आपका फैक्ट्री है, आपका प्रीमाइसेस है, तो आप इन तीनों में से कौन से स्टेज पे प्रोडक्शन करना पसंद करोगे? चलो एक तो फिक्स है, आप बोलोगे सर कुछ भी हो जाए, थर्ड में तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। बराबर। फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में। व्हाई नॉट फर्स्ट? सो इट विल बी वेरी absurd, it will be very irrational, it will be a very bad entrepreneurial decision when what you are getting from a marginal product is higher than the average product। ये पहला स्टेज, जब आपका एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट, मींस ऑन एन एवरेज जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे ज्यादा नया बंदा आके प्रोड्यूस करके देगा। समझ रहे हो? ऑन एन एवरेज जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे ज्यादा नया बंदा आके प्रोड्यूस करेगा, फिर भी हमको नया बंदा नहीं चाहिए। तो ये एकदम एब्सर्ड और इरैशनल डिसीजन होगा कि नए बंदे के आने से फायदा है, फिर भी तुमको फायदा नहीं चाहिए। कहां से आए हो? बराबर। उल्टा कर देते डायग्राम को, जल्दी समझ में आएगा। अरे कुछ याद आया? द बेस्ट पॉइंट टू प्रोड्यूस वेयर, ऐसा पढ़े थे ना? हाँ। तो अगर आपका मार्जिनल कॉस्ट आपके एवरेज कॉस्ट से कम रहता है तो आप इसको कहते हो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कहते हो कि नहीं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। हाँ, तो सब वहीं से आता है। इसी को आप पलटी मार देंगे तो ऐसा दिखने लगता है। समझा ना? तो बोला कि मतलब ऑन एन एवरेज हम सबका प्रोडक्शन को एवरेज कर दे, 100 बन रहा है। बराबर। अब बोला दुबे जी को हायर करेंगे तो ये 120 और यूनिट ऐड कर सकती है। एवरेज प्रोडक्शन कितना? 100। अपन सबने मिलके जो बनाया उसको अपन सबसे डिवाइड कर दे तो पर पर्सन कितना आ रहा है? 100। अगर इसको भी अपन ऐड करते तो और एडिशनल 120 ऐड होगा, तो क्यों ना रखे काम पे? बराबर। वॉट एडिशनल लेबर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इज हायर देन द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, and still if you want to stop here it will be a bad entrepreneurial decision। बराबर। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर इन दो स्टेजेस में प्रोडक्शन नहीं करता है। बराबर। वहां पे तो नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट है इसलिए, और यहां पे क्योंकि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा है। हर नया लेबर पुराने वाले लेबर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाला है। अगर यहां पे हमने प्रोडक्शन कंटिन्यू रखा तो आप देख सकते हो कि आपका एवरेज प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली क्या होते रहेगा? बढ़ते रहेगा। तो जब तक एवरेज प्रोडक्ट बढ़ते रह रहा है तब तक प्रोडक्शन को रोकना नहीं चाहिए, वो बहुत नुकसानदायक डिसीजन होता है। असली स्टोरी स्टार्ट होती है इधर। अब इस स्टेज में आपका जहां मन करे वहां रुक जाओ। बराबर। अच्छा पॉइंट रुकने का होता है ये दिख रहा है क्या इधर?
ये दिख रहा कोने पे, ये दिख रहा, ये बेस्ट पॉइंट, इधर ही एकदम आके रुक जाने का। लेकिन आप कहीं पे भी रुको, यहाँ पे आप रुकोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा जब तक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट किस में नहीं जा रहा है, नेगेटिव में। सो वी कैन से दैट द बेस्ट पॉइंट टू प्रोड्यूस among all three segments, the best point to produce among all three segments is what? कौन सा स्टेज? यस। तो समझा सबको ये? पक्का? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सिर्फ ऐसे ही फटाफट बस, हाँ हाँ समझ गया, सही में समझा क्या? ओके। तो ये मिल जाएगा आपको, आप इसको रिवाइज कर लेना। और इससे भी छोटा है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। कितना टाइम लगेगा सीखने को अपने को उसको? लेस देन 5 मिनट। बुक में मत देखो, पागल हो जाएगा। ऐसा बुक में देखो, अरे कुछ भी झूठ बोल रहे सर। लेस देन 5 मिनट, बराबर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन? बराबर, क्या है डिफरेंस शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में? ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो पहले मैं यहां पे लिख देता हूं क्या? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, और इन शॉर्ट लिख देता हूं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। बराबर। ऑल दी फैक्टर्स आर वेरिएबल, जैसा आप लोगों ने बोला, सेम चीज मैंने यहां पे लिख दिया, ऑल दी फैक्टर्स आर वेरिएबल। और दूसरा कुछ तो बोला था आपने, मेन बात क्या लिखेंगे यहां पे? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज, लिखना जरूरी है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वहां पे भी एक चीज लिखना जरूरी था, मैं सोचा आप लोग बोलोगे, लेकिन आपने नहीं बोला, इसलिए मैंने भी नहीं बोला। ऑल दी वेरिएबल इनपुट्स आर होमोजीनियस इन नेचर। बराबर। ऑल दी वेरिएबल इनपुट्स आर, कहने का तो समझे ना? अब नया लेबर हम सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, नए टेक्नोलॉजी पे काम करके आया है, तो जाहिर सी बात है हमसे ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। इसीलिए क्या बोलना जरूरी रहता? ऑल द वेरिएबल इनपुट्स आर होमोजीनियस इन नेचर, आइडेंटिकल। तो अभी यहां पे ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो कॉमन बात हो गई। जब हम बात करते हैं स्केल की, तो समझो we are not doing something like we are decreasing the combination of one input and increasing the combination of other, यानी एक चीज कम कर रहे दूसरा चीज बढ़ा रहे, ऐसा नहीं है कि लेबर कम कर दो कैपिटल बढ़ा दो। जब भी हम बात करते हैं स्केल की, तो या तो पूरा बिजनेस बढ़ता है या तो पूरा बिजनेस कम होता है, या तो पूरा बिजनेस बढ़ता है या तो पूरा बिजनेस कम होता है। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में आपको एक ही चीज याद रखनी है, proportionate change in, कुछ याद रहा? इलास्टिसिटी का याद कराया था, याद है क्या? प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, प्राइस ना, मेहनत बर्बाद हो गया सब। प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड टू अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो यहां भी प्रोपोर्शनेट चेंज इन output to a proportionate change in input, proportionate change in output to a proportionate change in, याद है मैंने आपको उस दिन बोला था, it represent a functional relationship or technical relationship between input and output, where input is primary variable and output is secondary variable, where input is output is. So here we have 3 stages.
Here we have 3 stages. First one is, second one is, थैंक यू, याद दिला आप लोगों ने, थैंक यू, कांस्टेंट. उसके बाद इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट. इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? परसेंटेज. इसको क्या पढ़ते हैं? इसको क्या बोलेंगे? परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट्स ग्रेटर प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू, देखा अभी 1 मिनट हुआ है, 4 मिनट अभी भी है. कांस्टेंट, परसेंटेज चेंज इन इनपुट रिजल्ट एग्जैक्ट एंड इक्वल परसेंटेज चेंज इन, और ये इधर खत्म. परसेंटेज चेंज इन इनपुट रिजल्ट लेस परसेंटेज चेंज इन. लेकिन एग्जाम में ऐसा पूछता नहीं है, तो आखिरी का जो अपना 3-4 मिनट है वो इसीलिए है. बराबर. अब लिखने की भाषा देखो, रहेगा वही बात, उन्होंने वही बोलना है, लेकिन उसको ऐसा घुमा के बोलेंगे ना कि आपको एकदम हैक्टिक हो जाएगा. क्या लिखा है इधर? बोला रहेगा सेम इनपुट, जैसा फर्स्ट बोल रहा हूं, इंक्रीजिंग. अगर उन लोगों को बोलना है सिंपल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, सीधी भाषा में कभी नहीं बोलेंगे वो लोग. वो लोग क्या बोलेंगे? अब देखो आपको कंफ्यूज कैसे किया जाएगा. सेम इनपुट, रिजल्ट्स इनटू हायर आउटपुट, और सेम इनपुट रिजल्ट्स इनटू हायर आउटपुट, और lesser input gives same output. तो अब इधर क्या हो जाता है कि भोजन बोलता है कहां से पूछा है, ये पढ़ाया तो नहीं था ऐसा. तो उनके कहने का मतलब क्या है कि चेंज इन इनपुट विल गिव ग्रेटर चेंज इन आउटपुट. यानी अगर इनपुट 10% बढ़ा तो आउटपुट कितना बढ़ेगा? 20%, 30%, 40%, 50%, 100%. या तो हमने पहले से कम इनपुट यूज किया फिर भी हमको उतना क्या मिला? आउटपुट. बराबर. तो ये 2 सेंटेंस देख रहे हो, सेम इनपुट रिजल्ट्स इनटू हायर आउटपुट, और सेम आउटपुट रिक्वायर्स लेसर इनपुट. बराबर. सेम आउटपुट requires lesser. कांस्टेंट में टेंशन नहीं, सॉर्टेड है, कितना भी दिमाग लगा ले. कांस्टेंट इज कांस्टेंट. इनपुट 10% कम, आउटपुट भी 10% कम. इनपुट 10% ज्यादा, आउटपुट भी 10%. तो अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि अगर हमारा इनपुट 10% बढ़ गया, रिजल्टिंग 10% इंक्रीज इन आउटपुट ऑल्सो, इनपुट 10% बढ़ा, उतना ही आउटपुट भी चेंज हुआ, तो क्या बोलना है? कांस्टेंट. उसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है. लेकिन जब अगर उनको वही सेम चीज कहां पे पूछनी है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में, तो यहां पे ये आपको परेशान कर सकते हैं. वैसे ही सेम output requires higher, greater, more क्या? इनपुट. यानी आउटपुट उतना ही बना, लेकिन इससे पिछली बार जितना इनपुट का उपयोग किया था उससे ज्यादा का इनपुट लगा. बराबर. पहले जितना इनपुट लगता था उससे, यानी इनपुट बढ़ा लेकिन आउटपुट, इनपुट बढ़ा लेकिन आउटपुट. बच्चे लोग लिख के आते कांस्टेंट, पोपट हो गया उधर. नहीं समझे? दिमाग में क्या? अच्छा आउटपुट नहीं चेंज हुआ, मतलब क्या है?
कांस्टेंट नहीं, इनपुट बढ़ा ना तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए था, दोनों इक्वली बढ़ते, कांस्टेंट। इनपुट बढ़ गया लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ा, मतलब वो क्या है, डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग, डिक्रीजिंग और हायर इनपुट गिव्स सेम आउटपुट, हायर इनपुट गिव्स सेम आउटपुट, बराबर। और एकदम बचपन वाला, प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट रिजल्ट्स लेसर प्रोपोर्शनेट चेंज इन, यानी जब इनपुट में होने वाला चेंज खुद से कम चेंज करेगा आउटपुट को, तब भी उसे हम क्या बोलेंगे, डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसके बाहर इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आता, बराबर। डायग्राम भी देखना है तो आइसोकॉन्ट सीखा था ना, जब आपको आइसोकॉन्ट के बीच का गैप क्या दिख रहा है, बीच का गैप बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग। ये क्या है, कांस्टेंट, वेरी गुड। क्या है ये, बराबर। ये क्या है, डिक्रीजिंग, मतलब समझे क्या, to have a increase in output we require even more greater input। गैप कम कम होते क्या मतलब इंक्रीजिंग, गैप बढ़ते क्या मतलब, और अगर गैप सेम रहा मतलब, समझे। ये भी नहीं पूछेगा, बट फिर भी अगर गलती से ऐसा बोलता है ना, 10-12 साल में एक बार पूछता है, तो अगर वो भी पूछ दिया तो अपने को टेंशन नहीं है। ये इतना समझा, चलो वेरी गुड। अभी प्रोडक्शन में बेसिकली कुछ और नहीं बचा है डिस्कस करने जैसा, एक चीज़ बची है जिसका नाम है इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज, बराबर। तो आज हम इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट में इकोनॉमीज डिस इकोनॉमीज और जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल पॉइंट्स है वो डिस्कस करके हम लोग किधर जाएंगे, कॉस्ट पे, बराबर। कॉस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और चीज़ आपको पूछूंगा, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, लेक्चर के आखिरी में। देखता हूँ आपको आता है कि नहीं। ओके, चलो बाय बाय।